और विपक्ष जब खास तौर पे ये कहता है कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वो जानते हैं किस लिए है? ये केजरीवाल को धोने के लिए है, क्योंकि राजनीति में गंदे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। देश की जनता मोदी जी का इंतजार कर रही है, लालू जी का इंतजार नहीं कर रही है। दो साथियों में से एक साथी चुनना हो गठबंधन में, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, तो बतौर युवा नेता मिथिलेश तिवारी किसको प्रेफर करेंगे? मैं चाहता हूं अभिभावक का स्थान अभिभावक का रहे और भाई का स्थान भाई का रहे। जिस जहाज पे बैठे हैं उसका नाविक ही नहीं है, वो जहाज डूबना ही है। मिथिलेश जी, पहली बार आपको इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी मिली है, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि लगातार लोग कहते हैं कि बक्सर से हर बार किसी न किसी बाहरी को ही मिलती है, तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि विषय बाहरी भीतरी का है भी नहीं। बक्सर सबका है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की एक कर्म भूमि बक्सर है और महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि भी है। और बक्सर बिहार का एक ऐसा जिला है या लोकसभा आप कहें, जैसे काशी सबका है वैसे बक्सर भी सबका है। जैसे देखिए, गंगा, बक्सर की गंगा, मतलब हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि यहाँ से जल भरिए, अपने मंदिरों में जाकर शिवरात्रि को जल चढ़ाइए। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों में कितना पानी इस गंगा में बह चुका? देखिए, गंगा मैया में जो पानी है उसका अंदाजा तो भगीरथ को ही है और या तो भगवान शिव को है। उसका अंदाजा कोई मनुष्य नहीं लगा सकता। लेकिन ये भी है कि माँ गंगा का उद्गम स्थल से लेकर के और जहाँ वो महासागर में जाकर के विलीन हो जाती है, इस बीच में बहुत सारी नदियाँ माँ गंगा में आकर के समाहित होती हैं। लेकिन माँ गंगा का स्वरूप नहीं बदलता है, महत्व नहीं बदलता है और भाव वही रहता है। बाकी नदियाँ आके विलीन हो जाती हैं, लेकिन नाम जब विलीन होती हैं तो माँ गंगा ही नाम रह जाता है। और इसीलिए बक्सर का भी वही महत्व है। मैं अभी जब दिल्ली आया ब्रिटेन से लौटकर, तो वहाँ मीडिया सर्कल में मैंने देखा, जब आपके नाम की घोषणा हुई तो एक खबर वहाँ मीडिया में चली कि आपको दिल्ली बुलाया गया और अध्यक्ष महोदय ने आपकी पार्टी के बुलाया, यहाँ कुछ विरोध है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल मैं तो साफ साफ ही पूछ लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है कि मैं एक दिन पटना से मैं दिल्ली गया शाम की फ्लाइट से और सुबह की फ्लाइट से आ गया। अब जिन्होंने ये खबर चलाई उनको हमसे पूछ लेना चाहिए था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाएंगे या माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे तो ये बात छुपने वाली नहीं है। और बुलाया उनको जाता है जिनकी मुलाकातें नहीं होती। मैं बिहार बीजेपी संगठन में मैं एक प्रमुख दायित्व में हूँ और हमारे आला कमान से हमारी अक्सर बातें होती हैं, अक्सर में बक्सर की भी बातें होती हैं। लेकिन ये भी बात तय है कि जिन लोगों ने ये खबर चलाया वो लोग इस बात को भूल गए कि एक आध घटनाएं हुई हैं जिसको आधार बना के वो कह रहे थे। लेकिन उनको ये बात सोचना चाहिए था कि इसमें न कोई सच्चाई है, न कल थी, न आज है, न आगे होगी। अश्विनी जी यहाँ से 2 बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अभी हाल में मंत्री भी रहे केंद्र में। उनका कैसा सहयोग? देखिए, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे नहीं कि कोई सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर 100% में देखा जाए तो कितना सहयोग उनका मिल रहा है आपको? नहीं, पूरा सहयोग उनका मिल रहा है और ये कहने की बात ही नहीं है। आदरणीय लालमुनि चौबे जी यहाँ लंबे समय तक सांसद थे। लालमुनि चौबे जी अश्विनी चौबे जी से पहले के नेता थे बीजेपी के और ब्राह्मण के बड़े चेहरे थे। लालमुनि चौबे जी जब उनका उम्र हो गया और पार्टी ने चौबे जी के जगह पर अश्विनी चौबे जी को लाया, उस समय भी कई लोग एक क्यास लगा रहे थे कि पता नहीं लालमुनि चौबे जी का आशीर्वाद अश्विनी चौबे जी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस अभियान में जब आदरणीय अश्विनी चौबे जी बक्सर आए, उस पूरे अभियान का मैं हिस्सा था। मैं चौबे जी के साथ आया, पूरे चुनाव साथ रहा, आदरणीय लालमुनि चौबे जी का पांव पकड़ करके आशीर्वाद भी लिया। तो ये परंपरा है हमारे परिवार की। आदरणीय अश्विनी चौबे जी के बाद मुझे ये मौका मिला है, तो लालमुनि चौबे जी ने जो आशीर्वाद अश्विनी चौबे जी को दिया
उस आशीर्वाद से वो 2 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। वही आशीर्वाद आदरणीय अश्विनी चौबे जी का मुझे मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और मैं जैसे उन दोनों ने काम किया, उनके अच्छे कामों को आधार बना करके और मैं बक्सर का विकास करूंगा, इस संकल्प के साथ मैं बक्सर में हूँ। अभी जब लगातार बातें होती हैं केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अश्विनी जी का एक अपना रुआब रहा, लालमुनि जी का भी रहा, आप युवा नेता के तौर पर स्थापित हो चुके। क्या बक्सर ब्राह्मणों का ही सीट है? क्योंकि जातिगत राज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में जातिगत राजनीति ही ज्यादा होती है और जाति सर्वे करा करके ही यहां पर इतना बड़ा एक सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की गई। तो क्या ब्राह्मणों का ही ये सीट है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, मैं तो हर सीट हिंदुस्तानी का मानता हूँ और ये मेरा मानना है कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। ये मेरा नारा 2015 से चलता है। मैं जाति को बहुत प्राथमिकता नहीं देता और मेरा मानना है कि जाति में वो गुण होना चाहिए जिस गुण के कारण वो जाति जानी जाती है या मानी जाती है। अब मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर अगर ब्राह्मणों का गुण नहीं हो तो फिर हो सकता है कि कागज पे मैं ब्राह्मण माना जाऊंगा, जाना जाऊंगा, लेकिन यदि गुण नहीं होगा तो मैं अपने से ही अपने को ब्राह्मण नहीं मान पाऊंगा। तो इस नाते मेरे गुण के आधार पे, और मैं उसको मानता हूं कि जो सनातन संस्कृति आज जो इतना बड़ा उसका बल है और हिंदुस्तान आज सनातन संस्कृति के बल के कारण एक हिंदुस्तान खड़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का है, जिन्होंने इस देश की सभ्यता संस्कृति को जाति से हटा के संस्कार से जोड़ा है। और जब 16 संस्कार की आप बात करते हैं तो 16 संस्कार में पूरा हिंदू समाज हर संस्कार के साथ जुड़ता है और उसको जोड़ने का काम ब्राह्मण करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे 1000 फूल हों और अगर उनको गूंथने के लिए धागा नहीं हो तो माला नहीं बन सकते। इसलिए पूरे हिंदू समाज को अगर एक धागा में, एक गुच्छे में जोड़ने का काम कोई कर सकता है वो ब्राह्मण समाज है। और जब वो सब हिंदू समाज को एक साथ जोड़ देता है तो वो सनातन का रूप ले लेता है और भारत को मजबूत करता है। आप गोपालगंज से बक्सर आए, तो बक्सर आपने चुना या पार्टी ने चुना? देखिए, मैं तो लगातार पार्टी में काम करता हूँ और संगठन ही मेरा जीवन है। आप मुझे पता करेंगे तो आपको पता चलेगा 94 से लगातार मैं प्रदेश की राजनीति में, और इसके कारण मैं जितना गोपालगंज जाता हूँ उतना ही बक्सर आता था, उतना ही मैं किशनगंज भी जाता हूँ, उतना ही मैं दरभंगा जाता हूँ। और आप जिस जिले में जाएंगे, जितना कार्यकर्ता बक्सर का मुझे प्यार करते हैं उतना ही गोपालगंज के, उतना ही दरभंगा के और उतना ही आपको किशनगंज के, चूंकि ये मेरा जीवन है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जितनी अच्छी भोजपुरी बोलते हैं उतनी अच्छी मैथिली भी बोलते हैं। बिल्कुल। और अब अहाँ से हम गप कर रहल छी अगर तो अहाँ से गप करे में ई बात के तो हमरा और अहाँ के दोनों के ख्याल रखल छी कि ये सीता मैया के धरती छे बिहार और सीता मैया हमनी के घर के बेटी छी और हमनी के बिहार सीता मैया के नैहर छी और राम जी के ससुराल छी। तब हियाँ मैथिली ना बाजब बिहार में तो कहाँ बाजब? ठीक, कतऽ बाजब? अभी की अहाँ के और की प्लान है सीता मैया के लग, जहाँ सीता मैया के यहाँ बात छेड़ दिलौं तखन हम कहै छी कि सीता कहे कि देखियो अयोध्या में तो भ गेलै, राम मंदिर बन गेलै, सीता मैया के तो सब बिसरा गेल के। अब देखिए ऐसा बात कि अब ज्यादा हम मैथिल बोलब तो लोग कही कि यूं मैथिली से आया है तो ऐसे अब हम भोजपुरी में बात करेंगे चाहते हैं। देखिए हमनी के ठेठ भोजपुरिया है। वो गंडक के तट पे डुमरिया घाट हमार गाँव बा। जब रुआ सीता मैया के चर्चा कर दनी तो हम 5 साल के विधायकी में अपना यहाँ राम घाट, सीता घाट के निर्माण करा चुकल बनी, अपना यहाँ नारायणी रिवर फ्रंट बनवा चुकल बनी, अपना यहाँ बैकुंठ धाम बनवावे के सारा तैयारी कर चुकल बनी और अयोध्या और जनकपुर के बीच के एगो सुंदर जगह डुमरिया घाट पर डेवलप हो गई बा, जहाँ भविष्य में नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और मोक्ष वाटिका बने जाता। और वह देखा अगला 5 साल के बाद जो काम हम कर चुकल बनी वो में कुछ करे के नहीं है। हमारा पुनौरा पर भी काम होई। बिल्कुल। जब अयोध्या डेवलप हो गई तो पुनौरा धाम के डेवलप हो कहीं के बाद, क्योंकि राम जी सीता मैया के बिना अधूरे हैं और अयोध्या जनकपुर के बिना अधूरा है, पुनौरा के बिना अधूरा है। लोकसभा में
एक और भोजपुरिया सांसद पहुंची हैं तक आप भोजपुरी के अष्टम अनुसूची में जगह मिली। देखिए हमनी के भोजपुरी के बड़ा बड़ा स्टार लोग पहुंच गए बा दिल्ली। मनोज तिवारी हमारे छोटे भाई हुआ, लेकिन मिलत देखे अनुसूची में जगह। भोजपुरी बोले वाला, भोजपुरी के ब्रांडिंग करे वाला लोग पहुंच गए बा, लेकिन भोजपुरी पर काम करे वाला नहीं पहुंचल। ओकर इंतजार संसद के बा। जैसे हम पहुंचब तो भोजपुरी के जो देवनागरी लिपि बा ओकरा बिना भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में स्थान ना मिल सकेला। और वह देखब कि जंग मैथिली के 8वीं अनुसूची में स्थान मिलल, ठीक वही रास्ता पर काम करके हम ओकरा खातिर पूरा प्रयास करें कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में स्थान मिल जाओ। हमनी के मन में एगो भाव बा कि हमनी के बगल में बनारस लोकसभा से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़तनी, वहाँ के विश्व के सबसे बड़ा नेता बनी। उहे के आशीर्वाद से वहाँ के पड़ोस में बक्सर में हम चुनाव लड़तनी, मोदी जी हमरा के भेजले बनी। तो हमार तो जहाँ गांव में जातनी तो लोग यह कहता कि राम जी के कृपा से बक्सर अबरी विकसित हो जाई। और हम मोदी जी से यह कहब कि रउआ हमरा के बक्सर भेजले बनी तो हमरा बक्सर के बनारस के बराबर बना दी, बनारस के तर्ज पर डेवलप कर दी, तो हमार बक्सर बनारस के बराबर खड़ा हो जाई। बक्सर जब बनारस के बराबर खड़ा हो जाई तो जब काशी से लोग लौटी तो बक्सर आई, और वो जगह आई जहाँ प्रभु श्री राम आकर के शिक्षा ग्रहण के लिए बने। आप ठीक कह रहे हैं मिथिलेश जी। अभी मैं आया तो पूरा शहर घूमते हुए आया मैं, और मैं इस शहर में तकरीबन 20 साल बाद आया। सच पूछिए तो 20 साल बाद भी मुझे ऐसी कोई प्रगति नहीं दिखी इस शहर में कि मैं कह सकूं कि यह शहर बहुत विकसित हो गया, बदलाव हो गया। उम्मीद करेंगे कि आपके नेतृत्व में, आपके कार्यकाल में हालांकि विकास हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ होगा पिछले 20 सालों में, लेकिन जिस विकास की ज़रूरत हिंदुस्तान को है, जिस विकास की ज़रूरत बिहार को है, वो नहीं दिखता है। जब आप बात छेड़े तो एक दो सवाल और कर लेते हैं। नीतीश जी इधर आते हैं, उधर जाते हैं। अगर आपको दो साथियों में से एक साथी चुनना हो गठबंधन में, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, तो बतौर युवा नेता मिथिलेश तिवारी किसको प्रेफर करेंगे? कहा गया है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज नए दौर में हम लोग एक बड़ी कहानी लिखने जा रहे हैं। बिहार से 40 सीट एनडीए को जिताने जा रहे हैं। और मैं जब बक्सर आया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे आशीर्वाद दिया बुला करके। चिराग पासवान जी ने भी मुझे शुभकामना दिया। चिराग पासवान मेरे भाई समान है और नीतीश जी हमारे अभिभावक समान है। दोनों का स्थान अलग अलग है, और इसलिए अगर आप कहेंगे दोनों में से एक को चुनना मेरे लिए कठिन होगा। मैं चाहता हूं अभिभावक का स्थान अभिभावक का रहे और भाई का स्थान भाई का रहे। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं इस बक्सर में, वो भी बहुत मीडिया में चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारणों से। कितनी बड़ी उम्मीदवारी उनकी और कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव को चुनौती के रूप में नहीं लेगा तो जीता हुआ चुनाव हार जाएगा। लेकिन मेरे लिए और उनके लिए दोनों में अंतर है। मैं उस टीम का सदस्य हूं जिसके कप्तान आदरणीय मोदी जी हैं, और वो जिस टीम में है उनका कोई कप्तान नहीं है। तो इसलिए वो जिस जहाज पे बैठे हैं उसका नाविक ही नहीं है, वो जहाज डूबना ही है। और मैं उनको आग्रह करूंगा, चूंकि वो मेरे साथ बहुत दिन काम किए हैं, बीजेपी में थे तो मैं उनका इंचार्ज था और उस समय वो रामगढ़ के लिए प्रयास कर रहे थे। मैं उनसे उम्र में भी बड़ा हूं, अनुभव में भी बड़ा हूं, तो मैं उनको सलाह दूंगा ये डूबते जहाज की सवारी नहीं करनी चाहिए आपको। मोदी जी एक ऐसे नाविक हैं जिन्होंने भारत को भवसागर पार करा करके और दुनिया के देशों के बराबर आके खड़ा कर दिया है। देश की जनता मोदी जी का इंतजार कर रही है, लालू जी का इंतजार नहीं कर रही है। ये आप अपनी तरह से बिल्कुल एक तरीके से सच कह रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं इसमें कि बहुत सारे दूसरे दलों के लोग जब आपके दल में आते हैं और विपक्ष जब खास तौर पे ये कहता है कि वॉशिंग मशीन है, तो उस वक्त कैसा लगता है कि कल तक आप उसको भ्रष्ट कह रहे थे, आज वो आपकी पार्टी में आ गया, तो कहीं आप लोगों को कभी कभी नहीं लगता, मतलब दिल में अंदर से नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये भ्रष्ट लोग हमारी पार्टी में नहीं आनी चाहिए? अच्छा, आप एक बात बताइए, नीतीश जी हमारे पार्टनर हैं, नीतीश जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? चिराग जी हमारे पार्टनर हैं, चिराग जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टनर हैं, उन पर कोई आरोप है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टनर हैं, उन पर कोई आरोप है क्या? फिर वॉशिंग मशीन की जरूरत क्या है? हाँ, वॉशिंग मशीन है, वो जानते हैं किस लिए है?
ये केजरीवाल को धोने के लिए है, वॉशिंग मशीन है ये झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, उनको धोने के लिए है। और अभी बहुत सारे लोग जिनके ऊपर जांच चल रही है, उनको जो है बीजेपी की मशीन धो करके साफ करेगी, क्योंकि राजनीति में गंदे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ आके साफ होंगे या वो साफ हैं इसलिए लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज बीजेपी में जो आ रहा है, दो कारण से आता है। एक तो बीजेपी में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है और कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हर व्यक्ति के गुण दोष पर चर्चा होती है। लेकिन बाकी पार्टियों में सब पार्टियों का एक आला कमान है और वो पहला प्राथमिकता अपने बेटा बेटी को देता है और उसके बाद बच जाता है तो सुपारी लेकर के टिकट देता है। इसलिए जितने राजनीति करने वाले लोग हैं वो प्रेफर केवल अब बीजेपी को करते हैं। और जब कोई बीजेपी में आ जाता है तो वही लोग हल्ला करते हैं ये वॉशिंग मशीन में जा रहा है। आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ खास संदेश मेरे माध्यम से? देखिए, हम तो बक्सर के महान जनता के, चूंकि हम शुरू के दिन से कहते नहीं, बक्सर के हम पुजारी बन के बक्सर में आयल बनी। बक्सर हमारा खातिर मंदिर के समान बा, एजा के नर नारी हमारा खातिर देवी देवता के समान बा। तो ठीक एक पुजारी के जो दायित्व रहला मंदिर के प्रति, वो दायित्व हमार बा। हम ये बक्सर के बनारस के तर्ज पर विकसित करे के संकल्प लेके आयल बनी और राम जी के चरण में प्रणाम करके सीता मैया के धरती के उद्धार कैसे हो और राम जी के शिक्षा स्थली विश्व में शिक्षा के मामले में कैसे जानल जाओ, इस सब भाव हमारा मन में बा। आ हमारा मन में कोनो भाव आवता तो हम मान के चलते नहीं कि भाव प्रभु के कृपा से आवता और ये कृपा जनता के माध्यम से हमारा मिली। जब हम संसद में जाइब तो हम मोदी जी के जाके गोड़वे धो लेब कि मोदी जी हमारा बक्सर के बनारस बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, आपने समय दिया। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक युवा नेता के तौर पर अपना करियर शुरू करने के बाद आज संसद प्रतिनिधि के तौर पर उम्मीदवारी के साथ मैदान में है। हमारी शुभकामनाएं आपको। और मैं बक्सर से भारतिका के लिए, देश से लेकर विदेश तक के अपने भारतीय दर्शकों के लिए नमस्कार।